बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सामिन सिद्दीकी एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल द क्रिकेट दीवाने। आज हमारे साथ बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी मौजूद है, पीएसएल की भी एंड पीसीबी की भी। एंड currently he's the vice president of A Sports channel। एंड अगर हम इनकी बात करें, 2016 में ही वाज अ मार्केटिंग मैनेजर ऑफ द पीएसएल एंड ये उस टीम का हिस्सा थे जिसने पीएसएल को लॉन्च किया। उसके बाद ये पीएसएल के हेड ऑफ प्लेयर एक्वाइजिशन एंड मैनेजमेंट बने। उसके बाद ही इज नाउ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ए स्पोर्ट्स। तो हमारे साथ मौजूद है इमरान अहमद खान, उसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है उमैर भाई एंड वकास भाई। सबसे पहले तो उमैर भाई, वकास भाई और इमरान भाई, आप सब लोग अस्सलाम वालेकुम। कैसे इमरान भाई? अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। बहुत शुक्रिया आपका। जी जी, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन टू आवर शो। इमरान भाई, वेल हम अगर आपकी जर्नी की बात करें पीएसएल में, जैसे मैंने बताया आप उस कोर टीम का हिस्सा थे जिसने पीएसएल को लॉन्च किया। उसके बाद पीएसएल की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको हैंड ओवर कर दी गई थी, पीएसएल के हेड ऑफ प्लेयर एक्वाइजिशन और मैनेजमेंट की। करंटली यू आर एसोसिएटेड विद ए स्पोर्ट्स। तो मैं अगर करंटली पीसीबी और पीएसएल के ऊपर हूँ, आप जीएम भी थे आप पीसीबी में, तो हाउ चैलेंजिंग was this journey in the PSL and PCB itself? Because PSL की मैं बात करूं, अगर आपके टाइम पर बड़े बड़े प्लेयर्स होते वो PSL में उन्होंने पहली बार अपने आप को ड्राफ्ट में रजिस्टर किया। सबसे बड़ी एग्जांपल मैं लेता हूँ, एबी डिविलियर्स की मैं एग्जांपल लेता हूँ। वो और लोग ये कहते हैं कि, और इट्स ट्रू दैट यू वर द मेन पर्सन ऑफ ब्रिंगिंग हिम to the PSL. So how challenging was this journey for you? थैंक यू जामिन। एक तो बहुत शुक्रिया आप तीनों का फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। आई थिंक हर फेज के यूनिक चैलेंजेस थे। जब पीएसएल यूएई में हो रही थी तो उस वक्त जस्ट द चैलेंज ऑफ कन्विंसिंग एवरीवन कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक अच्छी टॉप क्लास लीग करा सकता है, वेन्यू का इशू नहीं था। बट देन एज द लीग ट्राइड टू शिफ्ट बैक टू पाकिस्तान, आई थिंक बिगेस्ट चैलेंज जो हम सबको मालूम है वो उस वक्त ये था इन टर्म्स ऑफ गेटिंग फॉरेन प्लेयर्स टू कम एंड प्ले इन पाकिस्तान। और उसमें slowly and gradually we got to a point when the entire league was happening in Pakistan। बट आपको याद होगा 2017 में फाइनल खेला गया, 2018 में 3 मैच हुए, 2019 में 8 मैच हुए। तो ये बतदरीज मैचेस बढ़ते गए। तो मेरे ख्याल से शुरू के फेज के अपने चैलेंजेस थे, बाद के फेज के अपने चैलेंजेस थे, बट ओवरऑल आई वुड से कि वो चैलेंजेस को ओवरकम करने में ही हम सबको खुशी हुई। बट वाइल आई से दैट, आई थिंक ये बात अप्रिशिएट करना लोगों के लिए ज़रूरी है कि PSL के challenges perhaps are the most unique challenges in any league across the world। वहाँ पे चीज़ें थोड़ी उनके लिए simpler हैं because उनकी क्रिकेट की गाड़ी चलती रही है throughout the years। हमारे केस में that was not the case, right? Which meant कि getting players to come and play in Pakistan overall, not just a specific player, but across the board, across all teams. I think that remained the biggest challenge for the years that I was part of the PCB PSL. But if you want to talk about a specific player, we can maybe talk about that a little later. But getting players across to Pakistan, getting them to spend more and more days in Pakistan, I think in general, this was one of the biggest challenges. जी इमरान भाई, जी मैं थोड़ा सबसे पहले लेना चाहूँगा स्टार्ट। अच्छा, उसमें अगर आपको याद होगा, आज अगर आप किसी बच्चे से पूछें वो कहता है मैं पीएसएल का काफी बड़ा फैन हूँ, लेकिन अगर आपको पता है बैक एंड फोर्थ हम लोग ओब्वियसली एक हमारी नेशनल टीम होती थी, हम एक क्रिकेट के एक दीवाने जिसे कहते हैं हम होते थे। और मेरे ख्याल में मोरल आपके अंदर भी एक क्रिकेट का दीवाना डेफिनेटली होगा। तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा व्हाट ड्राइव्स यू टू कम एंड ज्वाइन दिस पीसीबी एंड स्पेशली दिस काइंड ऑफ जॉब, क्योंकि ओब्वियसली कई दफा कुछ लोगों की ड्रीम जॉब होती है, कई दफा कुछ लोगों की एक एक्सीडेंशियल आप उसमें आ जाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद वहां से एक आपकी गाड़ी चल पड़ती।
इज इट आपके लिए कि स्टार्टिंग में आपका ये मेन फोकस था, मेन जॉय था कि आप इस चीज को ज्वाइन करें, कंटिन्यू करें, या फिर आगे से एक कुछ हालात ऐसे बने कि जिस तरीके से आप ये आगे, और फिर आगे स्पेशली जिस तरीके से अभी आपने चैलेंजेस के बाद ऑब्वियसली चैलेंजेस तो अभी बहुत ज्यादा आए होंगे, जैसे आपने बात की कि पीएसएल ऑलरेडी इट्स अ वेरी यूनिक ब्रांड, और वो भी तब जब कोई खेलने आने को तैयार ही नहीं होता था पाकिस्तान में, तब ये सोची गई, और उससे पहले कई दफा आइडिया फ्लोट हुआ, ड्रॉप हुआ। तो वो सारी चीजें बिल्कुल हम जानना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, और बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे आज कि आज तो हम जो पीएसएल जिस ब्रांड पे, उसकी जो नींव है वो कहाँ से रखी गई। उमेर, थोड़ी सी इसमें मेरी पर्सनल स्टोरी है, और पर्सनल स्टोरी ये है कि मैंने लाइफ के कई क्रिटिकल जंक्चर्स पे ना कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं जो उस वक्त लोगों के लिए, पीपल अराउंड मी, दे डिडंट मेक मच सेंस टू देम। तो मैं यूनिवर्सिटी के लिए पहले सिंगापुर गया था, बट 2 weeks later I was back in Pakistan and I ended up doing my undergraduate studies from Pakistan. उस वक्त मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, everyone was pushing me to stay on in Singapore, and maybe if I'd stayed there तो मेरी ये पूरी बाकी जर्नी कभी भी ना मैं लिव कर पाता। क्रिकेट से मेरा ताल्लुक, जैसे आपने जिक्र किया, मेरा ताल्लुक भी शायद उतना ही पुराना और उतना ही गहरा है। तो जब बच्चे कार्टून्स देखते थे तो हम क्रिकेट देखते थे। सो एवरी फेज ऑफ माय लाइफ हैज बीन पेग्ड विद क्रिकेट। तो हमने इसी स्टेडियम्स में जाके लाठी चार्ज भी हुआ है हमारे ऊपर, हमारी टिकटें भी लोगों ने चोरी की हुई हैं, और every home season we used to go and watch matches in the stadium. When I was in Lums, I used to reach out to people in PCB कि जी अगर कोई opportunity है तो मुझे please बताइए, I want to apply, I want to join the PCB. And वो सिलसिला चलता रहा. When I graduated, I was interviewed for a position, but at that point in time, मैंने माजरत की, और मैं कराची शिफ्ट हो गया लाहौर से to work with Engro. This was right after graduation. But after 4 or 5 months at Engro, I realized कि मेरी एक कहने दिल की चाह थी कि मैं क्रिकेट में काम करूं. And that was fulfilled. I left Engro after 4 or 5 months, and I decided to join the PCB. जिस दिन मैं PCB में आया अपनी 6-7 महीने के बाद रेजिग्नेशन लेटर लेके, बिकॉज मैंने अमेरिका पढ़ने जाना था अपने मास्टर्स के लिए, तो उस दिन in a very strange twist of fate, I ended up staying back at the PCB. I was made a member of the core team that worked on the launch of the PSL. और फिर वो जर्नी 8-10 महीने की जिसमें हमने पहली PSL कराई, वो ऑब्वियसली इट इज अ मेमोरी ऑफ अ लाइफ टाइम. उसके बाद मैंने PCB छोड़ दिया था. मैं अपनी पढ़ाई करने अमेरिका गया, मैंने अपनी पढ़ाई ख़त्म की, मैं वहीं पे सेटल था. मेरी वाशिंगटन DC और न्यूयॉर्क में 2 जॉब ऑफर्स थी, और उस मोमेंट पे मुझे नजम सेठी साहब ने रीच आउट किया to see if I would be interested in becoming the head of player acquisition, क्योंकि उस वक्त एक सिंगल पॉइंट एजेंडा था, convincing foreign players to come and play in Pakistan. तो जो एक और क्रिटिकल डिसीजन मैंने अपनी लाइफ का लिया था वो ये डिसीजन था कि व्हेन आई हैड स्टैंडिंग जॉब ऑफर्स इन वाशिंगटन एंड न्यूयॉर्क, आई डिसाइडेड टू पैक माय बैग्स एंड कम बैक एंड वर्क विद पाकिस्तान क्रिकेट अगेन, बिकॉज मेरे दिल में एक वो थी चीज़ कि मुझे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए काम करना है. तो ये मेरी आप कह लें कि अपनी जर्नी रही, जिसमें आई गॉट very lucky. I was very fortunate to be a part of something that I've always looked towards as a passion. तो वो उससे कई हमें फ़वाइद भी हासिल हुए पाकिस्तान क्रिकेट में जब हमने काम किया कि because we were able to view things as fans, we were able to then execute things accordingly as well. तो ये मेरी एक थोड़ी सी personal story थी. And then when I came back from the US, तो about 4.5 years, मुझे ये बहुत बहुत मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे मौका मिला कि मैंने पाकिस्तान क्रिकेट के साथ काम किया. जी वकास भाई. अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जो जर्नी आपकी रही, लाइक एज ए PSL में बात कर रहा हूँ कि 2016 से लेके 2023, तो जो हम लोगों ने, जो आप लोगों ने एक्चुअली सोचा था कि 260 में जब हमने स्टार्ट किया और 220 जब स्टार्ट होने वाला है, तो क्या वो चीजें अचीव हुई? लाइक यहाँ इन द वर्क इन प्रोग्रेस अभी आप कह सकते हैं कि ये चीजें चल रही हैं, जो हम लोग सोच रहे थे कि यहाँ तक PSL जाएगा, क्या वहां तक जा गया है, चला गया है, या अभी और आगे जाना है इसको? वकास, बहुत अच्छा सवाल है. आई थिंक हम सबकी उम्मीदों से तो बहुत बेहतर गया है PSL, इसमें तो कोई शक नहीं है.
और आप ये देखेंगे कि 2016 में पहला एडिशन होने से पहले लोग जो कह रहे थे वर्सेस पहले एडिशन के बाद, और फिर हर साल ये मेला सजता रहा है. So it has done wonders. There is absolutely no doubt about it. And I would go on to say that it is one of the biggest, if not the biggest brand to have come out of Pakistan. MashaAllah. Um, does the journey end here, or should we settle for where we are right now? I think the answer to that is no. Um, जैसे हर चीज में दुनिया में रूम फॉर इम्प्रूवमेंट होती है, रूम फॉर ग्रोथ होती है, उसी तरह पीएसएल में भी रूम फॉर इम्प्रूवमेंट और रूम फॉर ग्रोथ है. बट कभी भी, और मेरी परहैप्स पाकिस्तान क्रिकेट में काम करने से ये सबसे बड़ी लर्निंग है कि आप सिस्टम में रहते हैं और आप छोटे छोटे डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं. ऐसा कभी भी नहीं होता कि एक सिंगल स्ट्रोक ऑफ द पेन से सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाता है. तो पीएसएल ने बहुत तरक्की की है, और मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है कि पीएसएल आगे भी बहुत तरक्की करेगा, क्योंकि देयर इज स्टिल a lot that can be done, and the very capable and very good people at the PCB and PSL are working very hard to make that happen. तो मुझे तो बहुत excitement है to track the PSL journey from here on in, because मुझे ऐसे लगता है कि बहुत कुछ होना है अभी, और वो बहुत अच्छे से हम देखेंगे इंशाल्लाह. इमरान भाई, पीएसएल की अगर हम 2016 से हम अगर बात करें तो डॉलर रेट उस वक्त था 105 पर. फिर पीएसएल हम 2019 में हम आते हैं तो इट रीच्ड अराउंड 153. डिसीजन लिया गया था पीएसएल की जो सैलरी कैप्स हैं उनमें कुछ परसेंटेज उसमें रिडक्शन हुआ फ्रॉम सीजन 5 ऑनवर्ड्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो करंटली जो अनफॉर्चुनेटली अभी डॉलर का रेट जो इतनी अनसर्टिनिटी से जो फ्लक्चुएट जो ये कर रहा है, तो हाउ अलार्मिंग दिस इज फॉर द ओवरऑल फाइनेंशियल्स ऑफ द पीएसएल, बिकॉज पाकिस्तानी प्लेयर्स को जो मैं सुनता हूँ कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी जो फीस जो जाती है वो डॉलर्स में जाती है. तो ओवरऑल हाउ डू यू सी दिस इम्पैक्टिंग द पीएसएल? और दूसरा मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि उर्दू कमेंट्री का हम लोगों ने बहुत बड़ी पोटेंशियल है इसमें, एंड इसकी बहुत बड़ी मार्केट है, एंड ये पीएसएल में इम्प्लीमेंट भी की हुई. बट फैंस की ये एक्सपेक्टेशन थी कि उर्दू कमेंट्री सेपरेट चैनल पर एक आयड हो, बिकॉज ऑब्वियसली बीच में आप एक ही चैनल पर आप उर्दू भी आप कमेंट्री आप चला रहे हैं, इंग्लिश भी, तो वो फैंस के लिए थोड़ा सा इरिटेटिंग एक एक्सपीरियंस मतलब हो जाता है. तो इसको आप कैसे देखते हैं आप? जामिन, मैं आपके पहले सवाल को पहले एड्रेस करता हूं, और अगर मैं कोई चीज़ मिस करूं तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा. पहला क्वेश्चन था ब्रॉडली स्पीकिंग के रुपी डीवैल्यूएशन से पीएसएल को ओवरऑल फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा. तो ऑब्वियसली फर्क पड़ेगा. उसकी बुनियादी वजह ये कि जो आपके एक्सपेंसेस डॉलर्स में होने होते हैं, अगर उसकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी तो आपको स्ट्रेस पड़ेगा. आपकी एबिलिटी टू जनरेट रेवेन्यू, खासकर जो फ्रेंचाइजेस हैं, वो सारी रेवेन्यू कलेक्शन होती है पीकेआर में. तो एक स्पॉन्सर अगर आज एक टीम को 100 रुपए दे रहा है, और उस टीम का खर्चा 80 रुपए है, लेकिन कल को उसको 110 रुपए मिलते हैं और रुपी डी वैल्यू होने की वजह से उसका खर्चा 120 रुपए हो जाता है, तो स्ट्रेस में सिस्टम आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है. जहां तक आपने एक बात बोली कि लोकल प्लेयर्स को डॉलर्स में पेमेंट होती है, तो ऐसा नहीं है. लोकल प्लेयर्स को रुपीज में पेमेंट होती है. लीग की पेमेंट्स को कन्वर्ट कर दिया गया था इनटू पीकेआर आज से कुछ साल पहले, तो लोकल प्लेयर्स को रुपी में पेमेंट होती है. चैलेंज प्राइमरीली कहाँ आता है, एंड दिस इज समथिंग दैट यू नो इज अ कॉज ऑफ कंसर्न और वुड बी अ कॉज ऑफ कंसर्न. चैलेंज यहाँ आता है कि एक प्लेयर है, मिसाल लीजिए जामिन प्लेयर है, और जामिन साल में 4 लीग्स खेल सकते हैं, और एक लीग उनको देती है $200, एक लीग देती है $150. जब तक पीएसएल वो कंपेटिटिव मार्केट रेट ऑफर नहीं करेगा,
तो जो इंसेंटिव है फॉर दैट फॉरेन प्लेयर जिसके पास, एज यू वुड नो, देयर आर मोर लीग्स टेकिंग प्लेस, ILT20 आ गई, साउथ अफ्रीका 20 आ गई, तो प्लेयर की जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ गई है. So until and unless you offer competitive market rates, you will see that the incentive for these foreign players to come and play the PSL will go down. ILT20, Big Bash, South Africa 20, इनकी salary ranges have exceeded those of the PSL. तो जब हमने 2016 में PSL शुरू की तब हम बहुत एक बड़ा क्लेम करते थे, which was right, कि we are the second best paying league in the world. अब जाके अगर आप बाकी लीग्स को कंपेयर करें तो मेरा ऐसा ख्याल है जैसे हम नंबर 6 या नंबर 7 पे आ गए. और ये चैलेंज हमें एग्जिस्टिंग PSL रेट्स को मेंटेन करने में हो रहा है. जैसे जैसे डॉलर महंगा होता जा रहा है तो वो भी गैप हमें ब्रिज करना होगा और हमें दूसरी लीग्स का गैप भी ब्रिज करना होगा. तो ये एक चैलेंज आई थिंक जरूर है. बाकी जो कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो बाहर पे किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन होती है, कुछ इक्विपमेंट बाहर से आती है, तो इस किस्म के एक्सपेंसेस डॉलर्स में होते हैं और वो भी स्ट्रेस सिस्टम पे बिल्कुल पड़ता होगा. बट रेवेन्यूज आपके बुक हो रहे होते हैं इन PKR प्राइमरी, आपके स्पॉन्सर्स, आपके ब्रॉडकास्टर्स लोकल मार्केट के, ऑल ऑफ दैट इज बुक्ड इन PKR. तो ये आई होप आपके पहले सवाल का जवाब आपको मैंने इन इन द गिवन टाइम फ्रेम ठीक से दिया होगा. जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है, बिल्कुल पाकिस्तान में मेजॉरिटी लोग उर्दू स्पीकिंग हैं या उर्दू समझते ज़्यादा बेहतर हैं एज अपोज टू अंग्रेजी. तो उर्दू की कमेंट्री की मार्केट तो बन सकती है. क्या वो मार्केट अभी बनी है? उसका जवाब है नो. आपने जिक्र किया PSL में उर्दू कमेंट्री इंट्रोड्यूस की गई थी. मैं उस टीम का हिस्सा था जिसने वो कमेंट्री इंट्रोड्यूस की. बट उस वक्त चैलेंज ये था कि हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ फीड्स थी. जिन ममालिक का आप हवाला देते हैं उनके पास ये लग्जरी है कि उनके पास मल्टीपल फीड्स होती हैं. एक ही गेम आपको 4, 6, 8 मुख्तलिफ चैनल्स पे मिल सकती है. हमारी पाकिस्तान में स्पोर्ट्स चैनल की लिमिटेड बीम है. तो अब हम ऐसे नहीं कर सकते कि एक ब्रॉडकास्टर को प्योरली उर्दू फीड मिल जाए और एक ब्रॉडकास्टर को प्योरली इंग्लिश फीड मिल जाए, क्योंकि फिर आप एक क्लैश क्रिएट करेंगे एडवर्टाइजर्स के बीच में. Who would the advertiser pay more? A channel that is showing an all Urdu feed or a channel that is showing an all English feed, right? और कुछ स्ट्रक्चरिंग ऐसी रही है पिछले 6-7 सालों में PSL के ब्रॉडकास्ट राइट्स की कि इसमें मल्टीपल पार्टीज इन्वॉल्व रही. तो मे बी इन द फ्यूचर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अलग से उर्दू फीड को अपने ब्रॉडकास्ट राइट्स का हिस्सा बनाने के ऊपर काम करे. But right now, if I go to the market and I say कि जी national T20 है with an all Urdu feed, जो कि हुआ है in the past, versus PSL है with all the glitzy and glamorous commentators of the world talking in English. So right now, I think the market would tilt towards the English commentary. It does not mean that we will not get there. PSL में जो आपने हर innings में 5 overs की उर्दू commentary शुरू की, that is a step towards that डायरेक्शन. इस वक्त हमारे पास मल्टीपल बीम्स की फैसिलिटी मौजूद नहीं है. At some stage in the future, if that changes, or at some stage in the future, if the PCB decides to structure the broadcast rights in a manner कि उनकी उर्दू फीड अलग से जाएगी ऑन चैनल A और अंग्रेजी फीड अलग से जाएगी ऑन चैनल B. Let's see if we get to that stage and if the PCB wants to do that. जी मैम, बढ़िया. हाँ, बड़ा अच्छा हमने वैलिड बोल के वो किया. अगर आप देखें तो जब से वो PCB ने भी रिसेंट प्राइसेस इंक्रीज किए हैं तो उससे थोड़ा सा एक फैंस का एक ऑब्वियसली एक नेचुरल रिएक्शन भी आया है कि वाई प्राइसेस आर सो हाई. तो ये मेरे ख्याल में ये भी एक बड़ा अच्छा एक आपने इसको बता दिया है कि क्यों ये चीज़ें, क्योंकि ऑब्वियसली पीछे से हर चीज़ का इफेक्ट पड़ता रहा, डबल और ट्रिपल इफेक्ट. तो अच्छा, मैं ऑब्वियसली आपको पता है काफी से बाद हम, क्योंकि ड्यूरिंग जब आप PCB में थे तो इतना मुश्किल होता है थोड़ा सा एंट्री वगैरह, बहुत सारे क्वेश्चन तब भी चल रहे थे. तो मैं स्टिल आपको थोड़ा सा पहले स्टार्ट लेना चाहूँगा 2015 से ही, क्योंकि चैलेंजेस की बात की तो बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें नहीं आइडिया कि जब राइट फ्रॉम द स्टार्ट आप बिल्कुल एक रॉ से, और खासतौर पर रॉ भी क्या कि ये एक फेल प्रोडक्ट जो कि जिसकी 2 दफ़ा अटैम्प्ट हो चुकी हों और वो फेल हो चुकी है, जब वहाँ पे आप थर्ड अटैम्प्ट की तरफ जाएँ तो ऑब्वियसली फियर ऑफ फेलियर कहीं ना कहीं ध्यान में होता है. फिर उसके बाद जो चैलेंजेस सामने आते हैं कि क्योंकि जैसे आपने बात की कि हमने
हमारे पास एक यूनिकनेस ये थी कि एक तो हमारे पास क्रिकेट नहीं हो रही थी, एक हमने उस चीज को फोकस करना था, फिर हमारे पास लिमिटेड कंस्ट्रेंट्स थे, उसको फोकस करना था, फिर उसके बाद जो एक बेंचमार्क सेट किया होता है डिफरेंट लीग ने, उनको भी स्टैंडर्ड्स को मीट करना होता है। अब जैसे कि टाइटल स्पॉन्सरशिप की बात हो गई, टीम नेम्स लोगोज की बात हो गई, इस तरह के जो चैलेंजेस हैं वो उसके बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा, और ऑब्वियसली हम हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि उस फेज में आपको किस तरह से चैलेंज हुआ, क्योंकि वी आर वेरी फॉर्चुनेट इनफ कि आपने वो फेज खुद गुजारा है, वो देखा है, वो चैलेंजेस से आप निपटे, क्योंकि तभी जाके एक जो है वो चीज बनी है। ऑब्वियसली 2015 में बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स थे कि जी इज इट पॉसिबल, कौन सा ऐसा पॉइंट था कि जहां पे आपको लगा कि नहीं ये जो अब पॉइंट है कि हम पीएसएल करवा सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर तो पाकिस्तान में कोई भी चीज फ्लोट हो ना, तो सबसे पहला रिएक्शन आता है कि नो, हम पहला थोड़ा नेगेटिव साइड पे जाते हैं, फिर पॉजिटिव साइड पे आते हैं। तो मतलब मुझे अच्छा हो कि आप उन यंगस्टर्स में से हैं कि जिन्होंने शुरू से, एक तो पैशनेट तो था ही, लेकिन वो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आए थे कि नहीं वी कैन डू दिस इन पाकिस्तान एंड वी कैन डू बेटर। तो ये चीज मैं जानना चाहूंगा। बिल्कुल ऐसी एक पोजीशन थी जिसके अंदर एवरीवन डिड नॉट बिलीव कि ये प्रोडक्ट किक ऑफ कर सकेगी। लोगों के शुभात स्पॉन्सरशिप साइट पे भी थे, लोगों के शुभात ब्रॉडकास्ट साइट पे भी थे। आपको अगर याद होगा उस जमाने में एक बड़ी नॉवल ब्रॉडकास्ट अरेंजमेंट इन प्ले आई थी। इट वाज नॉट अ कन्वेंशनल ब्रॉडकास्ट अरेंजमेंट कि एक टीवी चैनल ने आके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को राइट्स फी दी होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एयर टाइम खरीदा ऑन डिफरेंट स्पोर्ट्स चैनल्स और उसको मीडिया एडवर्टाइजिंग एजेंसी को बेचा गया। एंड दैट हम्म, नॉवल अरेंजमेंट केम इनटू प्ले बिकॉज कन्वेंशनल ब्रॉडकास्टर्स ने उस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग को वैल्यू देना मुनासिब नहीं समझा। एंड इट गॉट टू अ हम्म, पॉइंट कि अगर उन्हीं पैसों पे हम खेल रहे होते तो लीग ही ना हो पाती, क्योंकि उसकी हम्म, फाइनेंशियल फीजिबिलिटी ही ना बनती। बहुत सारे लॉजिस्टिकल कंस्ट्रेंट्स थे। लोगों ने हम्म, कहा यूएई में कैसे होगी, कतर को एज एन ऑप्शन एक्सप्लोर किया गया, कतर में कैसे होगी, टीम्स कैसे बिकेंगी, स्पॉन्सरशिप कैसे बिकेगी, ये सारे चैलेंजेस थे। आई थिंक जो एक चीज दैट हेल्प वाज उस वक्त की मैनेजमेंट की एक सिंगुलर फोकस थी ऑन गेटिंग इट डन। बिकॉज ऐसे प्रोजेक्ट्स अगर आप देखें ना तो ये लेगेसी प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो ऐसे जी, प्रोजेक्ट्स के ऊपर इफ यू फेल देन दैट बिकम्स योर लेगेसी। एंड आई थिंक पीसीबी एट दैट टाइम वाज वेरी लकी that we had people like Najm Sethi, people like Shahryar Khan, who focused on getting it done and then allowed the team to make things happen. And I think वो एक महीने के अंदर 30 मुख्तलिफ दिनों के 30 मुख्तलिफ चैलेंजेस होते थे। बहुत सारी चीजें हम में से किसी के पास कोई टेंजिबल प्रूफ नहीं था कि सक्सेसफुल होंगी। फॉर इंस्टेंस जब हम टिकटिंग की एस्टिमेशंस लगा रहे हम्म, थे फॉर सीजन 1, तो हमारे पास कोई प्रूफ नहीं था कि ये इतनी टिकट्स बिक जाएंगी। बस बिक एक जाएंगे बिल्कुल। कह लें एजुकेटेड गेस था, कुछ रिसर्च थी पाकिस्तान की बायलैटरल क्रिकेट पे, बट दैट वाज स्टिल नॉट समथिंग दैट वाज सेट इन स्टोन कि जी हाँ कम से कम इतना बेंचमार्क तो आप हिट कर लेंगे। बट कट टू द प्लेऑफ्स एंड द फाइनल्स ऑफ पीएसएल 1 आप सबने देखा माशाल्लाह स्टेडियम में जितने लोग अंदर थे शायद उतने ही लोग बाहर भी थे। तो वो छोटी जी, छोटी रिस्क्स आपको लेनी थी, वो रिस्क्स पे ऑफ की। मुझे याद है उस स्केल की ओपनिंग सेरेमनी पाकिस्तान में शायद ही किसी इवेंट की हुई हो जो पीएसएल 1 की थी। अगेन ये एक ऐसी चीज थी जिसके ऊपर पीपल वर स्केप्टिकल, बट इट टर्न्ड आउट टू बी गुड। और जहां तक नेगेटिविटी का ताल्लुक है तो लोगों को पाकिस्तान सुपर लीग के लोगो लॉन्च पे सर्व किए गए डिनर से भी इख्तलाफ था। तो वो जो नेगेटिव फैक्टर्स थे दे एग्जिस्टेड, आई थिंक दे स्टिल डू, दैट इज पार्ट ऑफ एवरी सोसाइटी परहैप्स। शायद हमारे यहाँ थोड़ी नेगेटिविटी बाज औकात ज्यादा हो जाती है। ज्यादा। बट जैसे मैंने कहा कि मैनेजमेंट का सिंगुलर फोकस था कि इस इवेंट को डिलीवर कराना है, सो डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग विद इन योर रीजनेबल कंट्रोल टू गेट द इवेंट रोलिंग। उस वक्त पीसीबी वाज वेरी लकी कि पीसीबी को इतने अच्छे फ्रेंचाइज ओनर्स मिले, people who took a risk and people who joined hands with PCB. HBL उस वक्त आया when no one else was willing to join hands. तो ऐसा होता है ना कि आप अच्छी नीयत के साथ चलते हैं तो रास्ते में आपके साथी बढ़ते जाते हैं। मुझे ऐसे लगता है बाज़ औक़ात जब मैं देखता हूँ कि पीएसएल की स्टोरी बहुत सिमिलर है। स्टार्टेड ऑफ एज अ वेरी स्मॉल टीम, बट देन लोग जुड़ते गए,
सबब बनते रहे, partners join करते रहे, and it went on to become a huge success, and it is still a huge success, माशाल्लाह। जी वकास भाई। अच्छा, मेरा ये है क्वेश्चन कि इसमें अगर हम देखें कि जो टीम्स हैं, अभी 6 टीम्स हैं जो बेसिकली खेल रही हैं पीएसएल में जो है, तो इसको अगर बढ़ाया जा सके, अगर हम इसकी टीम्स की रेंज को बढ़ाया जा सके, तो इसके ऊपर कोई काम हो रहा है पीएसएल के अंदर? लाइक कि 6 to 7 टीम्स, आई थिंक ये इतनी ज्यादा नहीं है। अगर हम कंपैरेटिव क्रिकेट की बात करें तो शायद 8-9 टीम्स अगर हम करें, तो उसके अंदर जो टॉप 4 टीम्स होंगी वो एक्चुअली वो अगर वो खेलती हैं टॉप 4 में आती हैं, वो ज्यादा कंपैरेटिवनेस आएगी। क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता है क्योंकि लोग सबसे ज्यादा क्रिकेट ही खेलते हैं, तो एक कंपैरेटिवनेस, सबसे ज्यादा क्रिकेट जब खेली जाती है एक मुल्क के अंदर, तो फिर टीम्स भी ज्यादा होनी चाहिए। वैसे भी ये डोमेस्टिक ये उसका चल तो रहा है कि जो रीजनल क्रिकेट और जो डिपार्टमेंट क्रिकेट था, बट आई थिंक पीएसएल के अंदर भी मेरा ख्याल है टीम्स को ज्यादा आना चाहिए। व्हाट डू यू से सर? Vikas, I think any growth targets need to be very very measured, और आपको अपना local context mind में रखना है। आज आप एक टीम बढ़ाने जाएंगे तो शायद उसके आपको पैसे मिल जाएं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फायदा होगा, बट द क्वेश्चन दैट नीड्स टू बी आंसर्ड इज कि क्या हमारी फाइनेंशियल इकोसिस्टम एक और फ्रेंचाइज को अफोर्ड कर सकेगी? लेट मी एक्सप्लेन दिस। देखिए, एक फाइनाइट पूल है जिसके अंदर स्पॉन्सरशिप मनीज आ रही हैं, जिसके ऊपर ब्रॉडकास्ट के पैसे आ रहे हैं, जिसके अंदर गेट रिसीट्स आ रही हैं। ये पूल पीएसएल की तमाम टीम्स और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान शेयर होता है। आज आपके पास 100 रुपए हैं टू डिवाइड बिटवीन 7 स्टेक होल्डर्स। आप 100 रुपए को डिवाइड करने लग जाएं बिटवीन 8 स्टेक होल्डर्स। क्या वो 100 रुपए की ग्रोथ अगले कुछ सालों में आप इतनी एंटिसिपेट कर रहे हैं कि वो 7 के बजाय 8 स्टेक होल्डर्स को सर्विस कर पाएगी? इफ नॉट, then adding a team prematurely will be detrimental to the PSL ecosystem. I'm not saying in the future कभी नहीं होगा। मेरा जाती ख्याल है कि right now might be too early for that. So right now the focus needs to be on consolidating the PSL, getting your systems and processes in place, and making sure that the existing players within the ecosystem are all happy, they're all taken care of before you venture into एक्सपैंडिंग द लीग। एक चैलेंज और जो आपको मद्देनजर रखना है वो ये रखना है कि टीम्स बढ़ जाएंगी तो दैट डज नॉट नेसेसरली ट्रांसलेट इनटू एन एक्सपेंशन ऑफ द लीग ड्यूरेशन। तो आपकी एबिलिटी टू मोनेटाइज, ऐसे अगर कोई कहेगा ना कि टीम्स बढ़ जाएंगी तो मैचेस बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर विंडो ही नहीं मिलेगी तो एग्जिस्टिंग फॉर्मेट पे आप फिर शायद लीग ना खिला सकें। आपको शायद फिर ग्रुप्स बना के खिलाना हो, आपको सब टीमें एक दूसरे के साथ होम एंड अवे ना खेल पाए। तो बिग बैश की एक प्राइम एग्जांपल है। दे वेंट ऑन टू अ 61 गेम टूर्नामेंट एंड दे आर नाउ स्केलिंग बैक आई थिंक टू अ 43 गेम टूर्नामेंट फ्रॉम 2024। तो जो एक्सपेंशन होती है, इट ऑलवेज नीड्स टू कीप इन माइंड योर लोकल कॉन्टेक्स्ट। अगर आपके पास दिन ही 30 है या 32 है जिसके आगे पीछे आपके अपने प्लेयर्स भी अवेलेबल, तो एक्सपेंशन माइट नॉट हेल्प। तो ये मेरी थोड़ी सी ओपिनियन है। ग्रोथ होनी चाहिए, आई एम नॉट सेइंग नहीं होनी चाहिए, बट शायद वक्त अभी थोड़ा प्रीमेच्योर है फॉर दैट। इमरान भाई, क्योंकि सर होता ये है कि अक्सर प्लेयर जाते हैं ना पीएसएल के अंदर भी, लाइक नहीं खेल पाते हैं, सो उनको कैटर करने के लिए सिर्फ ये बात की गई थी। आई थिंक कंपटीशन है, इसमें तो कोई शक नहीं है। जो नहीं खेल पाते, देखें, एवरी फ्रेंचाइज सेट्स आउट टू पिक द बेस्ट अवेलेबल प्लेयर्स फॉर देयर कॉम्बिनेशन। कोई भी फ्रेंचाइज ओनर ऐसा नहीं होगा जो किसी डिजर्विंग प्लेयर को बाहर छोड़ देगा। तो हमेशा जो चीज इन प्ले होती है वो ये इन प्ले होती है कि शायद कोई प्लेयर उस कैटेगरी में अवेलेबल नहीं है, या उस वक्त उनको वो रोल फुलफिल नहीं करना, या उनका फॉरेन प्लेयर जो आ रहा है वो वाला रोल फुलफिल कर देगा। तो मैं समझ सकता हूँ कि शायद हर प्लेयर को मौका नहीं मिलता, बट मैं ब्राइट साइड पे ये देखूंगा कि इतने सारे प्लेयर्स को मौका मिलता है माशाल्लाह, कि across 6 teams on average every year you get to about 15-14 local players, which comes to a total of 90 local players playing the PSL from Pakistan alone. और फिर इन टीम्स की अपनी अकेडमीज कुछ की चल रही हैं, कुछ के कुछ इवेंट्स चल रहे हैं। तो सिर्फ इस बात को बुनियाद बना के शायद हम अभी एक्सपैंड ना करें तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा। इमरान भाई, पीएसएल में हमने 2016 से हम
देखते आ रहे हैं कि फॉरेन प्लेयर्स के नाम जो हैं, बड़े बड़े नाम ऐसा ऐसा उन लोगों ने रजिस्टर किया, एंड बाकायदा वो पाकिस्तान आकर भी वो खेल रहे हैं। तो अगर मैं किसी एक बड़े फॉरेन प्लेयर की मैं बात करूं, ऐसे आई रिमेम्बर आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि AB डिविलियर्स was one फॉरेन प्लेयर जिसको लाने में तकरीबन 4 महीने का जो है प्रोसेस लग गया था। उसके अलावा फिर सीजन 5 में जब ये लीग पूरी पाकिस्तान में आई थी, तो इन प्लेयर्स को कन्विंस करना, ऑब्वियसली इनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, आप लोग डील करते हैं तो उनके साथ, तो क्या मतलब कन्विंस करना कितना मुश्किल हुआ था इन प्लेयर्स को? और मैं ये जानना चाहूंगा कि ए स्पोर्ट्स के साथ अभी आप करंटली एसोसिएट हैं, तो हम फ्यूचर पाइपलाइंस क्या है मतलब ए स्पोर्ट्स की? तो ये अच्छा, दो डिफरेंट यूनिवर्सेस के आपने सवाल मुझसे इकट्ठे पूछ लिए, तो मैं पहले PSL के सवाल का जवाब ये दे देता हूँ कि आई थिंक 2020 का आपने जिक्र किया, वो हमारे लिए फ्लैगशिप मोमेंट थी क्योंकि पूरी लीग पाकिस्तान में हो रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2020 में हमें मुकम्मल रोस्टर मिला। उस साल मेरा ख्याल है कोई इंग्लैंड के वर्ल्ड कप विनर्स भी आए, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स भी आए। तो आई थिंक वो obviously COVID हुआ which was not in anyone's control, but the fact कि 2020 में हमारे पास अच्छा रोस्टर आया, उसके पीछे मुझे ऐसे लगता है कि जो मेहनत थी या जो एक अच्छी चीज हुई थी वो 2019 वाली PSL थी। Now if you go back to 2019, Feb 2019, आपको याद होगा उस वक्त पुलवामा अटैक हुआ था, और उसके बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान टेंशन बहुत बढ़ गई थी, एयर स्पेस क्लोजर हुआ था। And I think at that point in time, for us to have managed to pull off those 8 games in Karachi, all with packed houses, everything incident free, और आपके पास जो प्लेयर रोस्टर आया था, उस लिटरली तमाम प्लेयर्स के साथ मैं इंडिविजुअली आई स्पेंड आवर्स ऑन एंड, कुछ को मैं फ्लाइट के साथ अपने लेकर आया था जस्ट टू मेक श्योर दैट यू नो उनको कोई इशू ना हो। आई थिंक दैट हेल्प्ड अस इन 2020 एंड 2021 एंड बियॉन्ड। तो 2019 में आई थिंक PCB's ability as an institution to organize those 8 games, लाहौर से शिफ्ट किए गए मैचेस, कराची मैचेस आए, और वहां पे we were able to ensure a full roster, we were able to ensure good security for them. I think credit for that would go to the PCB team, the franchises and the law enforcement agencies, because वो 2019 वाला it was a make or break for me, because of the geopolitical tensions involved, और हमने कई ऐसे players को convince किया to come and play those games in Pakistan जो वहां से डायरेक्ट फिर उड़ के गए IPL खेलने। So I don't think at that point in time people realized how big an achievement it was for the PCB to have pulled that off amidst all the uncertainty. So 2019 I think was very critical, and that helped 2020 and beyond. क्यों मेरे भाई? जी मेरे ख्याल में ए स्पोर्ट्स वाला खैर वो बाद में आप जवाब दे दीजिएगा। जी जी ओके वो बाद में पूछेंगे उसमें। ओके। अच्छा अच्छा इमरान भाई, बिल्कुल आपने जैसे प्लेयर एक्विजिशन की बात की, तो एक प्रोसेस होता है प्रॉपर कि वो थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा था इसकी बैंड की कितना, क्योंकि अच्छा इसमें ये भी होता है क्या, ये भी थोड़ा सा गाइड कीजिएगा कुछ हमारे व्यूअर्स को, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी, क्या जो फ्रेंचाइजीज हैं वो डायरेक्टली प्लेयर्स को कर सकती हैं उनसे कांटेक्ट, और उनको किस तरीके से, जैसे जैसे जो भी PCB की जो टीम है उनसे कि हमने प्लेयर को लॉक इन किया या आप इसको देख लें, क्या आप लोग ही वो रोस्टर देते हैं, इसका थोड़ा सा मुझे गाइड कर दीजिएगा। दूसरा कि जो रेलीगेशन जो जो मतलब आती है रिक्वेस्ट, जो पहले टीम की तरफ से आती थी, फिर उसके बाद मैनेजमेंट की तरफ से आना शुरू हो गई, उसका मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि वो, क्योंकि कई दफा आपको मुझे याद है कि एक क्रिस लिन एक लाहौर चाह रहे थे कि उनको मेरे ख्याल में डायमंड में उनको लॉकिंग किया जाए, लेकिन मेरे ख्याल में इन द 11th आवर आपकी इंटरवेंशन या भी जो मैनेजमेंट की एक प्रॉपर एक पूरी जो होगी उनकी इंटरवेंशन वो प्लाटिनियम में ही हुए थे, मुझे ये चीज याद है। तो इस चीज का मुझे थोड़ा सा गाइड कीजिएगा, क्योंकि अभी लगते हैं कि आप इस चीज को ज्यादा बेहतर गाइड कर सकते हैं किसी और के।
मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको ठीक तरीके से जवाब दूं, बट एक डिस्क्लेमर ये है कि मेरी इन्वॉल्वमेंट पिछले 12-14 महीने से नहीं है, तो मुझे अब हम्म, मालूम नहीं है एग्जैक्टली क्या प्रैक्टिस फॉलो हो रही है। प्लेयर्स की कैटेगरीज की डिसीजन जो है, फॉरेन प्लेयर्स की ऑब्वियसली अल्टीमेटली उनका डिसीजन होता है, बट हम एज बैक देन एज कस्टोडियंस ऑफ द लीग वी यूज टू एडवाइज देम इन द सेंस, मैं अब आपको एक मिसाल देता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक्स नंबर ऑफ प्लैटिनम प्लेयर्स प्रोवाइड करने हैं फॉर टीम्स टू पिक एट द ड्राफ्ट, राइट? आपने उनको, हम्म, अगर 18 प्लैटिनम पिक्स हैं तो आपने उनको कोई 24-25 ऑप्शंस देनी है, राइट? हम्म, ऐसा नहीं हो सकता कि प्लैटिनम में आप 10 प्लेयर दे दें और डायमंड में आप 40 प्लेयर दे दें। इट कांट वर्क दैट वे। So you always focus on the platinum roster because you want to give teams as many options as possible. Which is why बहुत सारे लोगों को अक्सर सवाल होता था, ये लोकल प्लेयर क्यों प्लैटिनम में है, वो क्यों प्लैटिनम में है, विदाउट हम्म, रियलाइजिंग आप उन लोकल प्लेयर्स को भी निकाल दें तो पीछे प्लैटिनम में बचेगा क्या? और हम्म, अगर किसी प्लेयर को नहीं पिक करना टीम ने, वो नहीं पिक करेंगे, वो ड्रॉप डाउन कर जाएगा। हम्म, आपका जो दूसरा सवाल था इन टर्म्स ऑफ व्हाट आर द टीम्स अलाउड टू डू, द टीम्स आर नॉट सपोज टू साइन एनी प्लेयर डायरेक्टली। इट इज ऑलवेज, जब तक मैं इन्वॉल्व था, इट वाज ऑलवेज PCB would sign a pool of players, make that list available to the teams. आगे टीम्स की मर्जी है वो ड्राफ्ट में अपनी बारी पे किस प्लेयर को किस जगह पिक कर पाए। तो ये इसके अंदर मैं आपको ये भी बात बता दूं कि ये ट्रांसपेरेंट प्रोसेस इसलिए है बिकॉज एक टीम जाके एक प्लेयर को अगर ये बोल भी देती है कि मैं तुम्हें पिक करूंगी, तो हम्म, उस टीम की अगर बारी ड्राफ्ट में बाद में आनी है तो ऑल ऑफ द अदर टीम्स दैट आर पिकिंग अहेड ऑफ दैट टीम will have the option of picking that player. So there are no direct signings allowed. हम्म, हाँ, अगर एक टीम को कोई प्लेयर बहुत ज्यादा चाहिए तो they can always get into a trade with another team. Case in point, 2016 first PSL draft, December 2015 first PSL draft. Zalmi really wanted Shahid Afridi. They got into a trade and then got the first pick, and therefore they picked Shahid Afridi. तो ये थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर है PSL में जो फॉलो होता रहा है। जी इमरान भाई, मैं थोड़ा कराची किंग्स की तरफ में यहाँ मतलब आता हूँ मैं, बिकॉज आप एक कंसल्टेंट भी थे, इनके साथ एक एडवाइजर भी थे ड्राफ्ट में। तो कराची किंग्स के ओवरऑल स्क्वाड को इस बार डिजाइन करने में, बिकॉज पाकिस्तान क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम जो है बाबर आजम, वो लेफ्ट कर गए, ये उनकी ट्रेड हो गई पेशावर के साथ। सो उसको रखते हुए हाउ वाज इट अ चैलेंज इन लाइक मेंटेनिंग द स्क्वाड ऑफ कराची दिस टाइम? देखें, बाबर आजम पाकिस्तान के नहीं, दुनिया के शायद प्रोबेबली इस वक्त बेस्ट बैट्समैन है। और विदाउट बाबर आजम के टैलेंट पे तो दुनिया में किसी को अगर शक है तो शायद फिर हमारी और उनकी क्रिकेट की समझ में बहुत फर्क होगा। तो फ्रेंचाइज क्रिकेट है, प्लेयर्स मूव अराउंड। मुझे ऐसे लगता है कि गिवन द अवेलेबल प्लेयर्स, कराची किंग्स की स्क्वाड बहुत तगड़ी है। तमाम बेसेस मेरे ख्याल से कवर्ड है और उम्मीद यही है कि कराची किंग्स की टीम जबरदस्त कमबैक करेगी इस साल PSL में। जी अच्छा इमरान भाई, सिर्फ इसमें ऐड करूंगा, जैसे क्योंकि बात हो रही है कि बिल्कुल आपने जैसे बात की, एट द लुक्स ऑफ इट नो डाउट एज अगर पिछले सीजन से देखें तो नो डाउट काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट है, काफी ज्यादा स्ट्रांग भी लग रही है, काफी चीजें बेसिस कवर्ड भी नजर आ रही है। लेकिन डोंट यू सी के क्योंकि जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है वो बेसिकली ज्यादातर जो जो वर्कआउट करती है वो बेसिकली एक लोकल कोर के ऊपर करती है या फिर उन प्लेयर्स के ऊपर करती है जो कि उनको अगले 4-5 साल एटलीस्ट उनके लिए खेल सकें या एटलीस्ट उनके लिए परफॉर्म कर सकें एज अ कोर। लेकिन अगर अभी हम देखें तो थोड़ा सा सीनियरिटी को ज्यादा फोकस किया गया, या इट कुड बी पॉसिबल कि जो पिछले ड्राफ्ट से एकदम, क्योंकि हमने एक विनिंग कॉम्बिनेशन की तरफ जाना है तो उसके अंदर उन प्लेयर्स को लिया गया है जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, या उस जिसे कहते हैं कि अब वेरी शॉर्ट टर्म फिक्स कह सकते हैं कि इसको फौरी तौर पे
कि हम इसको कोई रिजल्ट ओरिएंटेड बना सकें, क्योंकि लास्ट टाइम अगर आप देखें इट कुड बी अ वेरी हॉरिबल सीजन फॉर कराची के 9 मैचेस लॉस्ट वो कर गए थे। तो इसके पीछे जो है ना, मुझे बताइएगा कि क्या थॉट प्रोसेस था। उमेर, आपकी मैं ओपिनियन को रिस्पेक्ट करता हूँ, और शायद और लोगों ने भी इस तरह का कोई कमेंट दिया कि ये डैड्स आर्मी बन गई है, बट आपने दो चीजें मद्देनजर रखनी है। एक ये कि स्क्वाड में अभी चार पांच बड़े जबरदस्त यंगस्टर्स हैं। हैदर अली हैं, कासिम अकरम हैं, मोहम्मद उमर हैं, इरफान खान नियाजी हैं। कीप एन आई आउट ऑन हिम, ही इज जी डेफिनेटली उसके बाद वन फॉर द फ्यूचर। तैयब ताहिर हैं, जो शायद उतने यंग नहीं है लेकिन ही इज अ प्रूवन डोमेस्टिक परफॉर्मर। फैसल अकरम है। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये एक बड़े जबरदस्त आपके पास चार पांच लोकल टैलेंटेड प्लेयर्स मौजूद हैं। अब आ जाए जो सीनियर्स हैं स्क्वाड के साथ, देखें वो फिट हैं, वो परफॉर्म कर रहे हैं। ना सिर्फ इधर परफॉर्म कर रहे हैं, वो दुनिया भर में जहाँ खेल रहे हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। और ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप उनको छोड़ेंगे और आप दूसरी टीम से कहेंगे मुझे शादाब खान दे दें, और एक टीम से कहेंगे मुझे नसीम शाह दे दें, बिकॉज वो भी अपनी फ्रेंचाइजेस के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये लोकल कोर वाली चीज, इट रियली डिपेंड्स ऑन वेयर यू आर विद द ड्राफ्ट। हाँ, अगर कल को पीएसएल डिसाइड करता है कि तमाम टीम्स को रीबूट करना है और दो दो तीन तीन रिटेंशंस के अलावा बाकी तमाम प्लेयर्स पूल में आ जाते हैं, देन थिंग्स विल चेंज फॉर एवरी टीम। बट आई थिंक राइट नाउ यू गॉट अ स्क्वाड इन कराची किंग्स जिसमें कुछ बहुत एक्साइटिंग चार पांच यंगस्टर्स हैं, एब्सोल्यूट यंगस्टर्स हैं, और कुछ ऐसे एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं जो फिट हैं, जो परफॉर्म कर रहे हैं। Any franchise in the world would want to go for a combination like that. You wouldn't want a complete reset. Complete reset करने के बाद आपके पास जो available options थी, क्या वो good enough है for the next few years? आपको ये भी mind में रखना है। हाँ, अगर ज्यादा players draft pool में available होते हैं, then I think every team can take that risk and they can recalibrate or plan for more than 2-3 years. बट यहाँ पे ड्राफ्ट सिस्टम में मुझे लगता है ये उतनी एप्लीकेबल बात नहीं है, जहां तक मेरी ओपिनियन है। इमरान भाई, कराची किंग्स के हम अगर स्क्वाड को देखें ना, ये सबको लाइक अभी जो भी पीएसएल का फैन है वो ये समझता है कि लोकल प्लेयर्स की जो कैटेगरीज होती है ये पीसीबी ये डिसाइड करता है एज कम्पेयर टू द फॉरेन प्लेयर्स। तो लास्ट ईयर हम चले जाएं, जब से प्लेयर्स की कैटेगरीज में, मैं लोकल्स की मैं बात कर रहा हूँ, प्लेयर्स की बहुत हद तक कैटेगरी चेंज हुई। कुछ प्लेयर्स ने अपने रिजर्वेशन भी दिए इस पर, और कुछ बहुत डिजर्विंग थे, जैसे कि मैं हारिस राउफ की मैं बात करूं, वो प्लेटिनियम में आईआर डिजर्विंग था, और ऐसे बहुत सारे कराची किंग्स के जो बहुत सारे फैंस हैं उनका ये था कि हैदर अली की मैं अगर बात करूं, नो डाउट ये बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर हैं, बहुत ही पोटेंशियल प्लेयर हैं, बट एक परसेप्शन ये है कि कैटेगरी जो है ये परफॉर्मेंसेस के ऊपर ये लोगों से डिसाइड होती है। तो हैदर अली की अभी रिसेंट टाइम्स में हम इसके अगर परफॉर्मेंस होते हैं तो कोई ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थी। तो ये एक था कि इसको किस बेसिस पर इसको प्लेटिनियम में इसको रखा गया है। और दूसरा मेरा आपसे इसी रिलेटेड एक सवाल है कि हम जैसे लाहौर कलंदर्स को हम देखते हैं, इन्होंने हैरी ब्रुक्स को, जो अनफॉर्चुनेटली इस साल तो नहीं वो आ सकेंगे पीएसएल खेलने के लिए, उनको सिल्वर में रिटेन किया। इस तरह कराची किंग्स जो है जो क्लार्क को भी कर सकता था फॉर द फ्यूचर। सो जो क्लार्क तो उसमें ही नहीं था ना, हम ड्राफ्ट अवेलेबल ही नहीं थे, ड्राफ्ट जो क्लार्क। हाँ, जो क्लार्क अवेलेबल नहीं थे आई थिंक। और हैरी ब्रुक और जो क्लार्क की गेम में मुझे लगता है काफी फर्क भी है। हैरी ब्रुक इज वन ऑफ द बेटर व्हाइट बॉल बैटर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ। जामिन, प्लेयर कैटेगरीज जो है ना वो पहले एक प्रोसेस होता था, टू लेयर्ड या टू टीयर्ड प्रोसेस होता था, जिसमें टीम्स अपनी सजेशंस देती थी, मोर और लेस उसकी बुनियाद पे कैटेगरीज अपडेट होती थी, unless there was a feeling within the PCB that there was an intervention required. So it was a very inclusive
प्रोसेस। आई थिंक फिर पीसीबी की मैनेजमेंट तब्दील हुई तो फिर वो चेयरमैन ने अपने पास राइट रख लिया। तो जो कैटेगरी पीसीबी डिसाइड करता है वही अल्टीमेटली इन प्ले होती है, जो लिस्ट पीसीबी की तरफ से इशू होती है। आपने हैदर अली की इन स्पेसिफिक बात की है तो देखिए मैं बहुत फर्म बिलीवर हूँ कि a few bad games will not make Haider Ali a bad player. And in my mind, I think Haider Ali is one of Pakistan's most exciting talents. Attacking cricketer है, अपनी गेम खेलेंगे और इंशाल्लाह वो रन्स करेंगे। और मुझे बहुत उम्मीद है इस सीजन उनसे कि वो कराची किंग्स के लिए रन्स करेंगे और उभर के आएंगे एज वन ऑफ द बेटर बैटर्स इन द लोकल सर्किट। अच्छा इमरान भाई, इसमें थोड़ा सा हैदर अली में थोड़ा सा ऐड कर दिया, इसके बाद विक्की आप पूछ लीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल अभी अगर आप रिसेंट परफॉर्मेंस में देखें बीपीएल में भी उनकी उस तरह से फॉर्म नहीं लगी। और कराची किंग को मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि क्या उनको वो रोल देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आप एक किसी भी प्लेयर को अगर आप सक्सेसफुल करना है, इसकी बेस्ट एग्जांपल है आसिफ अली की, जिस तरीके से इस्लामाबाद यूनाइटेड में वो आके परफॉर्म करते हैं, क्योंकि उनको एक क्लियर हेडशॉट, एक क्लियर रोल दिया जाता है कि आपका ये रोल है और आपने इस चीज पे करना है और आपने इतने मैच खेलना, आपको कोई ड्रॉप नहीं करेगा। जब आप फियर फेलियर हटा देते हैं, आप एक क्लैरिटी दे देते हैं, तो मेरे ख्याल में कोई भी जो ऑब्वियसली नो डाउट हर किसी को हैदर अली के पोटेंशियल से कोई इतराज नहीं है, हर बंदा को पता है कि उस बंदे का पोटेंशियल क्या है, सिर्फ लिविंग अप टू वही वाली बात है कि वो अपने पोटेंशियल पे खेल नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको जो थोड़ी बहुत जो फिक्सेस हैं वो आप लोगों ने ऑब्वियसली करवाने होंगे एज अ टीम कराची के मैनेजमेंट के अंदर। तो उनको वो रोल आप क्या डिफाइन करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा इमरान भाई, इसमें थोड़ा सा ऐड कर ले हैदर अली के ऊपर, सिर्फ थोड़ा सा ऐड कर लूं, वो ये है कि जिस तरह मैंने बात की, आपको एज अ पर्सनल ओपिनियन क्या लगता है कि उसके अंदर क्या ऐसी चीज है जिसको फिक्स करने की जरूरत है हैदर अली के अंदर? जस्ट एक पर्सनल ओपिनियन की बात कर रहा हूँ मैं। वकास, आप मुझसे जो सवाल पूछ रहे हैं इसके लिए तो वो लोग हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा क्रिकेट खुद खेली हुई है, तो मैं तो इस काबिल अपने आप को समझता ही नहीं हूँ कि मैं हैदर अली को बताऊं जो पाकिस्तान नहीं, के आपने लिए बताना नहीं वो है, वर्ल्ड जस्ट कप में दैट। जा चुके हैं। हाँ, मैं आपको उनको नहीं लगता बता। है। नहीं, मैं आई थिंक आई एम नॉट क्वालिफाइड टू पास अ कमेंट ऑन दिस। हैदर अली अपनी गेम को कैसे रीडिस्कवर करते हैं, क्या करते हैं, वो उनको मेरे से कई ज्यादा मालूम है। जहां तक बात है उमेर आपके सवाल की कि उनका रोल क्या होगा और आपने उसको लिंक किया विद फेयर ऑफ फेलियर, आई थिंक जो पहला सीजन था हैदर का विद पेशावर ज़ल्मी, अगर आपको याद होगा तो उनको यही कहा गया था कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करें, ही एंडेड अप डूइंग दैट। मुझे ये कॉन्वर्सेशन याद है, ज़ल्मी वाज प्लेइंग अ प्रैक्टिस गेम एट मोइन खान एकेडमी इन कराची एंड हैदर ने शायद क्वेटा के अगेंस्ट शायद मैच था, उसने किसी स्पिनर को 2-3 छक्के मारे मोइन खान एकेडमी में। तो मोहम्मद अकरम ने मुझसे भी उस वक्त जिक्र किया कि देखना इसको हम हर मैच खिलाएंगे। तो फियर ऑफ फेलियर एज अ टीम आप अगर गिव अप करते हैं तो आई थिंक उसके रिजल्ट अच्छे ही होते हैं। आपने यूनाइटेड की एग्जांपल दी एज अ टीम, आसिफ अली एक वाहिद एग्जांपल नहीं है, ओवरऑल यूनाइटेड की आप अगर ब्रांड ऑफ क्रिकेट देखें। और आई थिंक इमाद ने रिसेंटली एक इंटरव्यू भी दिया था एंड ही इज कराचीज कैप्टन एंड ही सेड कि उनको पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी है और इस फियर से कि वो फेल हो जाएंगे इससे आज़ाद होकर क्रिकेट खेलनी है। तो they've got a great think tank, Johan Botha, Wasim Akram, Ahmad Wasim. They've got a great set of senior players. तो आई थिंक आप देखेंगे कि कराची की टीम फेयरलेस क्रिकेट खेलेगी, मुझे बहुत उम्मीद है। इमरान भाई, नाउ कमिंग ऑन ए स्पोर्ट्स की मैं अगर बात करूं तो ए स्पोर्ट्स में हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता अब इसकी ग्रोथ जो है अब हो रही है, बिकॉज रिसेंटली हम अगर बात करें फीफा वर्ल्ड कप भी दिखाया गया, साउथ अफ्रीकन T20 जो लीग थी वो भी है, PSL भी है, और भी बहुत सारी चीजों की हम बात कर सकते हैं। तो ए स्पोर्ट्स की फ्यूचर पाइपलाइंस मतलब और क्या है, और सेकेंडली ARY जैप जो है ये एक्सक्लूसिवली फ्री स्ट्रीमिंग जो है अपनी वेबसाइट्स पर ऑफर करता है। एजी में जो मैं समझता हूँ कि एक फैंस के लिए एक बहुत अच्छा ये व्यूइंग एक्सपीरियंस मतलब हो जाता है। इनफैक्ट मैं खुद ज़्यादा प्रेफर करता हूँ ARY जैप के ऊपर वॉच करना है स्ट्रीमिंग PSL वगैरह की पाकिस्तान की इंटरनेशनल। बट डोंट यू थिंक फ्यूचर में आप लोग का कोई ऐसा प्लान है कि इसको बाकायदा फ्री से
इसको सब्सक्रिप्शन पर आप लोग लेकर आएंगे ऐप वगैरह पर, इसके ऊपर अगर आप बता सकें। Zaman, future content on esports obviously will depend on what all is available. Our ability to show any content depends on whether we can acquire rights. जो rights हमें available हुए, जैसे कि Formula One, La Liga, FIFA, ICC, PSL, South Africa 20. So we were quick to make a move and try and get those rights. और स्पोर्ट्स चैनल में आपको इस चीज पे फोकस करना है. यू नीड टू कीप ऑन ऑफरिंग न्यू कंटेंट टू योर व्यूअर्स. हमने बीच में पाकिस्तान नेदरलैंड्स की वनडे सीरीज अक्वायर की, तो वो स्पेस हम लोग ढूंढते रहते हैं. वी आर ऑलवेज ऑन द लुकआउट. पाकिस्तान क्रिकेट के मैचेस हम स्पोर्ट्स पे नहीं दिखा सकते क्योंकि एक एग्जिस्टिंग डील है विच वाज अ मल्टी ईयर डील. तो जब तक वो एक्सपायर नहीं होती, कोई और ब्रॉडकास्टर कैन नॉट गेट इनटू द इक्वेशन एट ऑल. तो हम लोग कोशिश करते रहेंगे, जो कंटेंट अवेलेबल है उसको अक्वायर करते रहें, अपने फैंस तक लेकर आते रहें. इस साल की जो ऑलरेडी अक्वायर्ड कंटेंट है, साउथ अफ्रीका 20, द फर्स्ट टाइम एवर इट्स टेकिंग प्लेस. आई थिंक इट्स एक्सीलेंट क्वालिटी ऑफ क्रिकेट दैट देन लीड स्ट्रेट इनटू द PSL. उसी दौरान ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप जो साउथ अफ्रीका में शुरू होने लगा है, वील बी शोइंग दैट. और फिर जो पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज है अगेंस्ट न्यूजीलैंड, which is 5 ODIs, 5 T20s. वो हमारे पास live streaming के rights हैं on ARY Zap. And then a few months later down the road, we've got the 50 over men's World Cup, the ICC World Cup. उसके अलावा we'll keep on updating fans in terms of what content we're able to acquire. But कोशिश यही है कि हम live content को acquire करें. आपका जो second query थी in terms of subscription ARY model, Zap. देखें, ARY Zap is not sports specific only. So it's a wider discussion to be had, but at some stage in the future, of course, कुछ ना कुछ प्रीमियम कंटेंट और कुछ ना कुछ जिसको हम फ्रीमियम मॉडल बोलते हैं वो फ्री कंटेंट रहेगा. But I think we're still a little far away from that stage. अच्छा, इसी में थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा था कि एक हमारे फॉलोअर्स भी हैं, जुबैर गुफारी, मेरे ख्याल में पेशावर को सपोर्ट करते हैं. अच्छा, उनको एक सजेशन भी है कि एक नो डाउट जो एक पवेलियन आपने जो स्टार्ट किया था वो बहुत ही एक जैसे कहते सुपर डुपर हिट था और बहुत लोगों ने पसंद किया ड्यूरिंग वर्ल्ड कप, क्योंकि ओबियसली वर्ल्ड कप की काफ़ी ज़्यादा एक कवरेज भी होती है, एक्साइटमेंट भी होती है, फैन एंगेजमेंट भी होती है. अच्छा, ये एक सजेशन थी उनकी तरफ से भी और शर्मी तरफ से भी कि क्योंकि PSL ऑलरेडी आपको पता है एक बहुत बड़ा फैन बेस एक रखता है, तो वाई डोंट कि हम पवेलियन की तरह का कोई एक इस तरीके का ही मतलब हम एयर बाय आप लोग इस चीज़ पे भी फोकस करें. आई एम श्योर कि वो भी एक बहुत, क्योंकि पवेलियन में जो बड़े बड़े स्टार्स आपने बिठाए हैं, ओबियसली जो उनके एक क्रिकेटिंग नॉलेज है वो आई एम श्योर के किसी और की नहीं है इस वक्त, या बहुत कम लोगों की इस तरह से मैच करती है. तो इस वजह से वो ज़्यादा एक्साइटमेंट है और हम जैसे बॉलर्स के लिए, जो फैन, जो क्रिकेट लवर्स भी हैं, हम लोगों के लिए काफ़ी लर्निंग एक्सपीरियंस होता है और बड़ा मज़ा आता है कि बहुत सारी चीज़ें नहीं, जब भी हम बात देखते हैं तो नई चीज़ें सीखने को मिलती है. आई एम श्योर. तो ये मेरी भी एक सजेशन थी इसमें. नहीं उमेर, बहुत शुक्रिया. आई थिंक वी वुड हैव लव टू डू द पवेलियन. हमने लास्ट ईयर भी रिक्वेस्ट की थी, बट जो हमें फीडबैक मिली PCB से, बिकॉज इट इज देयर ओन प्रोडक्शन, तो वो शायद ज्यादा कंफर्टेबल थे अपनी स्टूडियो शो खुद करने में. तो हमें अगर मौका मिलता तो हमारा इंटरेस्ट तो डेफिनेटली था. Let's see in the future, maybe next cycle में if we're able to get the rights and we're able to do it, that's a discussion for then. But हमने कोशिश की थी. PCB को लगा कि उनका स्टूडियो शो शायद बेहतर तरीके से मैनेज हो पाएगा, तो then we stuck with that. अच्छा इमरान भाई, इसके अंदर थोड़ा सा एडिशन ये मैं चाह रहा था, क्योंकि अगर आप देखें तो हम तो अब उसे आपको पता है कि एक बहुत छोटे फैंस हैं, अपनी तौर से एक एक्साइटमेंट एक उसकी तरफ से करते हैं कि जी जब PSL आता है, ड्राफ्ट रूल्स पढ़ते हैं, सारा कुछ कर रहे होते हैं. तो बहुत दफ़ा मैंने देखा है जो मेन नेशनल टीवी पे भी बहुत सारे जो ड्राफ्ट रूल्स हैं, जो हमारे वो चीज़ें हैं, वो उन लोगों को नहीं आइडिया होता. तो एक तो ये मुझे बताइए कि कोई ऐसा आप स्पोर्ट्स पे भी कर सकते हैं, कोई फैन एंगेजमेंट या कोई इस तरह के यूट्यूबर्स को या उस चीज़ को थोड़ा सा आप हाईलाइट, जो हमें मौका दे सके, उससे ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी. और दूसरा ये कि पहले आप देखें तो लिस्ट वगैरह जो आती थी ड्राफ्ट की, वो काफ़ी ज़्यादा लेट आ रही होती थी. कई दफ़ा तो कुछ ऐसे नाम होते थे जो ड्राफ्ट में होते नहीं थे और वो एकदम से पिक होते थे. मुझे याद है वो टिम डेविड को जिस तरीके से पिक किया गया था, वो ड्राफ्ट में ही नहीं था, तो एकदम सब सरप्राइज हो गए थे कि ये किधर से आ गए. तो इस या फिर कुछ चीज़ें बिल्कुल 11th आवर पे शो होती हैं, तो इसकी
अब इसमें कोई बेहतरी आएगी, कुछ इसमें बैकएंड पे रीजंस क्या है, इसमें थोड़ा सा जरा मुझे ऐड कर दीजिएगा। थोड़े से दो क्वेश्चन अलग अलग है लेकिन मैंने टिम साथ मिला डेविड दिए। टिम डेविड तो लिस्ट में थे मौजूद। कुछ दफा ऐसे हुआ है कि प्लेयर्स वर नॉट कंफर्टेबल हैविंग देयर नेम्स रिलीज्ड इन द मेन लिस्ट, और बाद में उनकी अवेलेबिलिटी बन गई फॉर द रिप्लेसमेंट्स। तो ऐसा हुआ है, वो इन्फॉर्मेशन टीम्स के साथ पूरी शेयर होती है। सो ऐसा नहीं होता कि टीम्स के लिए इट्स अ सरप्राइज। कुछ जगहों पे ऐसी नुआंसेस इन्वॉल्व होती हैं कि अब अगर एक प्लेयर जिसके अपने होम कंट्री में स्टेक होल्डर्स हैं, कुछ और कमिटमेंट्स हैं, वो नहीं चाहता कि उसके नाम हेडलाइन में लगे और फिर लिखा है कि वो पिक नहीं हुआ। जबकि हम्म। उसकी इंटेंट ये होती है कि यार मुझे लिस्ट में इसलिए डाल दो क्योंकि मैं अभी तो अवेलेबल नहीं हूँ, मेरी XYZ कमिटमेंट है। But everything is changing so fast, especially in the post-COVID world. If it changes, then I might become available. I don't want to हम्म। get to a point where I'm available later on and you don't pick me saying कि अच्छा ये तो बंदा ही available नहीं था। तो ऐसा होता है। Other than that, कभी भी ऐसे नहीं किया गया कि प्लेयर लिस्ट रोकी गई हो या नाम ना बताया गया। आई जी एम सॉरी, जैसे आपका जो दूसरा सवाल था वो शायद मैं फैन एंगेजमेंट भूल का, गया। फैन एंगेजमेंट का कि इस तरीके से अगर हम यूट्यूबर्स या जो भी इस तरह के हैं उनको भी कोई मोटिवेशनल कोई चीज दी जाए कि जिस तरीके से हम और ज्यादा इस चीज को बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें बाकी, या हमें प्लेटफॉर्म ज्यादा मिल सके। यार ये तो अब आपको पीसीबी बताएगा कि वो ड्राफ्ट के आसपास या पीएसएल के आसपास क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते। बट इंफॉर्मेशन ड्राफ्ट रूल्स आई थिंक अभी भी पिछले साल तक वेबसाइट पे लगे हुए थे। अभी मुझे नहीं पता अपडेटेड लगे हुए या नहीं लगे हुए, बट ड्राफ्ट रूल्स की कॉपी वेबसाइट पे थ्रू आउट द लास्ट 4-5 years लगी रही थी। और अमूमन कोशिश की जाती थी कि रूल्स को आसानी से एक्सप्लेन किया जाए। You also don't want to get into a lot of nitty gritties because कुछ complicated चीज़ों को अगर आप हम्म। explain करने लग जाएं by way of a press release or by way of a video, तो शायद वो too much information भी हम्म। हो जाए। बट ब्रॉडली जितने रूल्स हैं वो तो एक्सप्लेन किए गए हैं बारहा, थ्रू प्रेस रिलीजेस, थ्रू सोशल मीडिया वीडियोस, थ्रू इंटरव्यूज। बट मे बी ज्यादा किया जा सकता है, आपकी वैलिड ओपिनियन। इमरान भाई, पीएसएल की ब्रॉडकास्ट डील्स की अगर हम बात करें तो 2021 से सोनी स्पोर्ट्स से भी डील हुई हमारी, फिर उसके बाद फॉक्स भी ऑस्ट्रेलिया से आया और स्काई भी आया। इनफैक्ट ये बहुत ही, मैं सोचता हूँ, एक ब्रेक थ्रू बहुत बड़ी डील थी। नाउ सिंस you are a part of A Sports to आप इंटरनेशनल राइट के साथ आप अपील करते हैं, तो हम पीएसएल की जो ब्रॉडकास्ट की जो डील्स हैं उसको हम इनहेंस कैसे कर सकते हैं, बोथ डोमेस्टिकली एंड ओवरसीज? डोमेस्टिकली तो आई थिंक एक चैलेंज, विदाउट गेटिंग इनटू टू मच डिटेल, अक्सर सवाल आता है ना कि फलाने मुल्क ने $1 बिलियन के राइट्स बेच दिए, फलाने मुल्क ने $800 मिलियन के राइट्स बेच दिए, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इतने कम राइट्स क्यों बिकते हैं। आपने ये बात देखी है कि हम लोग ना सोली रिलायंट हैं ऑन एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू, विच मीन्स अगर पाकिस्तान की मार्केट स्पॉन्सर्स स्पेंड ही $100 कर रहे हैं तो आपकी कंबाइंड वैल्यू $100 से ज्यादा नहीं हो सकती, राइट? बाहर के ममालिक में एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू के साथ आपको मिलती है सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू, जिसका मतलब ये है कि आप जो पैसे पे कर रहे हैं टू वॉच कंटेंट, वो पैसे कंटेंट क्रिएटर के पास वापस जा रहे हैं। पाकिस्तान में आप जो केबल ऑपरेटर को या अपनी सर्विस प्रोवाइडर को पैसे पे कर रहे हैं वो वापस कंटेंट क्रिएटर के पास नहीं जाते, विच मीन्स कि जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है ऑफ द वैल्यू वो आपको नहीं मिलता। तो लोकल मार्केट की एबिलिटी टू मोनेटाइज कैप्ड रहेगी अनलेस आप इस सब्सक्रिप्शन वाले रेवेन्यू को टैप इन कर पाए। यही कोशिश की थी एहसान मानी साहब ने, इट डिडंट वर्क आउट। बट आई थिंक ओवरऑल ये एक बड़ा मेजर इशू है जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को इशू फेस करना पड़ता है। अभी आपने रिसेंटली कई बोर्ड्स की, कुछ और लीग्स की वैल्यूज देखी होंगी जो प्रेस में रिपोर्ट हुई हैं और वो हमारी वैल्यूज से ज़्यादा हैं।
तो उसमें एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है। एंड आई वुड वांट कि आपके शो के जरिए जो पाकिस्तानी फैंस अक्सर ट्विटर पे सोशल मीडिया पे लिख भी रहे होते हैं, तो मेरे ये बताने से उनको शायद एटलीस्ट ये वाली इंफॉर्मेशन मिल सकेगी कि इट इज नॉट एज सिंपल एज सेइंग कि वो पाकिस्तान के क्यों नहीं $1 बिलियन के राइट्स। आपने ग्लोबल ब्रॉडकास्टर्स की बात की, तो देखिए ग्लोबल ब्रॉडकास्टर्स के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहली मर्तबा डायरेक्ट डील्स की हैं, जो 2020 में सिलसिला शुरू हुआ, विच इज़ अ ग्रेट स्टेप। आप देखेंगे कि अब आईसीसी भी डायरेक्ट डील्स कर रहा है। रिसेंटली उन्होंने स्काई के साथ यूके में डील की, तो आईसीसी भी डायरेक्ट जा रहा है टू मार्केट्स। पहले वो एक ही ब्रॉडकास्टर को बेचते थे, स्टार को, और स्टार फिर सिंडिकेट करता था अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये चेंज वहां भी आ रहा है। वैल्यू बहुत एक्सपोनेंशियली आपके ग्लोबल राइट्स की इंक्रीज नहीं करेगी अनटिल एंड अनलेस उन ममालिक की टीम्स आपके पास आके उन सालों में खेल रही हो। तो what the PCB did with these rights deals with foreign broadcasters was कि सबसे पहले आपको याद होगा सुपर स्पोर्ट की डील हुई थी। तो सुपर स्पोर्ट की डील का मेन ड्राइवर था पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका होम सीरीज प्लस पीएसएल। इसी तरह फॉक्स की डील आपको मिली जब पाकिस्तान ने होस्ट किया ऑस्ट्रेलिया को। स्काई की डील इवन दो थोड़ी पहले हो गई थी, बट स्काई की डील का मेन ड्राइवर was these twin tours of the England cricket team। 2021 में आपको याद होगा सीरीज पोस्टपोन होगी, 2022 में फिर उन्होंने कट इनटू टू लेग्स पाकिस्तान के टूर किया। तो ये एक कह लें कि प्लानिंग इसके अंदर इस तरह जाती है कि यू सेल व्हेन यू आर एबल टू लेवरेज अ सीरीज विद योर इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर्स। मुझे ऐसे लगता है स्टैंड अलोन पीएसएल की वैल्यू शायद कम मिले। आप अपनी कलेक्टिव सेलिंग करेंगे, अपनी यूनिट्स ऑन ऑफर बढ़ाएंगे, तो यू माइट बी एबल टू गेट गुड वैल्यू फॉर द पीएसएल इन द इयर्स टू कम। स्पेसिफिकली कुछ ममालिक की अगर मैं बात करूं कि जी हमें स्काई यूके ज्यादा पैसे दे दे या फॉक्स ज्यादा पैसे दे दे, तो एट सम स्टेज अगर उनकी पार्टिसिपेशन ऑफ प्लेयर्स बढ़ेगी, तो मे बी दैट्स ऑल्सो यूनिक सेलिंग पॉइंट दैट यू कैन देन ऑफर। बट इसके ऊपर एक रियलिटी चेक है, और वो रियलिटी चेक ये है कि देर इज जस्ट टू मच क्रिकेट टेकिंग प्लेस राइट नाउ। तो आप बहुत ओवर रिलायंट नहीं हो सकते on foreign broadcasters pumping in money into your league. Local broadcast will still remain the major driver in terms of broadcast revenue. That is my opinion. जी उमेर भाई, आप फिर इसके बाद वाइंड अप इसको फिर करते हैं हम। अच्छा जी इमरान भाई। भाई, थोड़ा सा कराची किंग्स के बारे में थोड़ा सा जानना चाह रहा था, क्योंकि अब देखें जो वेड हैं एज अ विकेट कीपर, नो डाउट उनकी जो क्वालिटी है वो बहुत आउटस्टैंडिंग है, लेकिन एक थोड़ा सा कंसर्न मैंने देखा है कराची के फैंस के अंदर, उनकी काफ़ी टीम पे और क्वेश्चन भी थे कि अगर गॉड फॉरबिड कोई इज नॉट अबाउट, मतलब कोई इंजरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो उसके बाद जो क्वालिटी आ रही है वो मोहम्मद इखलाक की आ रही है, जो ऑब्वियसली उनसे थोड़ा सा लो आता है। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि जो, अच्छा एक और भी चीज़ मैं देख रहा हूँ कि कराची किंग की जो बॉलिंग को इतना ज़्यादा रेटिंग किया जा रहा है कि जी बहुत ज़्यादा हाई पेस वैल्यू नहीं है, लेकिन फॉर मी मुझे लगता है कि एक वेरी फॉर्मिडेबल बॉलिंग है कि जिसके अंदर पेस भी आ रही है, और मेरे ख्याल में स्पिन भी बड़े एक्सपीरियंस हैं, और इवन के जो जिसे कहते हैं कैनी बॉलर्स हैं एज अ T20 में, जिस तरीके से टाई हो गए, जिस तरीके से आमिर हो गए, जिस तरीके से हम मीर हमजा हो गए, तो उस चीज़ को कैसे रिलेट करेंगे? दो हैं कि एक तो विकेट कीपर का वो कहते हैं कि जो उन्होंने जो बेन कटिंग आपने लिया, इट कुड बी गॉन फॉर अनदर विकेट कीपर, ताकि हमारे पास एटलीस्ट एक अच्छा बैकअप होता, या फिर एक हमें एक एक्सप्रेस फास्ट बॉलर की तरफ जाना चाहिए था। तो इस चीज़ का जरा थोड़ा बताइएगा। बहुत शुक्रिया। आई थिंक इन टर्म्स ऑफ मैथ्यू वेड, आपको जो फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है वो ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि डिपेंडिंग ऑन व्हाट द टीम रिक्वायर्स, वो आपको टॉप ऑर्डर में भी एक ऑप्शन दे देते हैं, और वो आपको लोअर ऑर्डर में एज ए फिनिशर भी ऑप्शन दे देते हैं। तो ये तो डिपेंड करेगा टीम की रिक्वायरमेंट पे कि वो किस नंबर पे खेलते हैं। बट आई थिंक एक तो वो कीपर हैं, प्लस वो टॉप ऑर्डर बैटिंग भी कर लेते हैं, प्लस वो लोअर ऑर्डर बैटिंग भी कर लेते हैं। तो आपने अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर दिया। मोहम्मद अखलाक की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है कि वो बड़े ज़बरदस्त बैट्समैन हैं और बड़े ज़बरदस्त कीपिंग ऑप्शन है इन वाइट बॉल। तो मैं उनको किसी उस निगाह से नहीं देखूंगा कि ओ ये क्या ले लिया। मुझे लगता है कि ही इज गुड इनफ टू बी अ पार्ट ऑफ अ पीएसएल फ्रेंचाइज, नॉट दिस इजंट हिज फर्स्ट फ्रेंचाइज इन पीएसएल, एंड ही इज डन वेल डोमेस्टिकली एज वेल। तो माय फेथ इन मोहम्मद अखलाक इज स्टिल देयर।
जहां तक आपने तीसरी बात की कि एक और फास्ट बॉलर ले लिया जाता, तो देखें आपके पास ऑलरेडी दो फॉरेन फास्ट बॉलर्स अवेलेबल हैं, एंड्रू टाई और जेम्स फुलर की शक्ल में। तो इसीलिए आपने मोहम्मद मूसा को लिया एज एन एक्सप्रेस पाकिस्तानी फास्ट बॉलर 140 की रेंज। बेन कटिंग को लेने की डिसीजन वाज के व्हाट इफ यू रिक्वायर कवर एट द 6, 7, 8 number in terms of finishing. हम्म, So the team management हम्म, should have that cover with them. आपके पास ऊपर की बैटिंग नंबर्स के लिए मेरा ख्याल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कोई 8, 9 ऑप्शंस हैं। हम्म, शर्जील है, हैदर अली है, जेम्स विंस है, कासिम अकरम है, इरफान खान नियाजी है, शुएब मलिक है, तैयब ताहिर है, मैथ्यू वेड है। तो 8 प्लेयर्स हैं जिनको आप ऊपर के 5 नंबर्स के ऊपर, someone's not doing well, you can change their number, you can bring in another guy. तो मुझे ऐसे लगता है Imran कि bhai, वो वाली बेसिस कवर I थी, ये वाली। want to add a thing in this. ओपनिंग कॉम्बिनेशन के बारे में भी जरा कराची की सवाल है। शर्जील खान तो सब फैंस को पता है कि नाउ ही विल बी द परमानेंट ओपनिंग प्लेयर ऑफ कराची किंग्स। उसके अलावा जेम्स विंस को हम देख सकते हैं इनके साथ, और कौन से पोटेंशियल ओपनिंग कॉम्बिनेशन बन सकता है अभी कराची का देखें, शर्जील ये के तो अलावा? अल्टीमेटली डिपेंड करेगा टीम मैनेजमेंट पे, उस वक्त अवेलेबिलिटी क्या होती है। बट आपके पास ऑप्शंस है। हैदर अली ने इन द पास्ट ओपन किया हुआ है, जेम्स विंस ओपन कर चुके हैं, जेम्स विंस 3 पे भी खेल चुके हैं, शर्जील खान ओपन कर चुके हैं, मैथ्यू वेड ने कहीं ओपन भी किया है, कहीं 3 भी खेले हैं, वो बिग बैश में भी रिसेंटली 3 पे खेले थे। तो ये अल्टीमेटली टीम क्या डिसाइड करती है, टीम मैनेजमेंट का, कैप्टन का डिसीजन है। बट मुझे लगता है विंस, शर्जील, ये दोनों ओपन कर सकते हैं, हैदर भी इफ नीड बी। तो आपके पास, आपका मकसद होता है व्हेन यू कम आउट ऑफ द ड्राफ्ट दैट यू गॉट योर बेसिस कवर्ड, एंड आई थिंक विद दिस कराची स्क्वाड you've got your bases covered, you've got your backups covered. तो comfort position आपकी होगी, God forbid something doesn't work out, you have the ability to fall back onto another plan. But I think if you ask my personal opinion, I see Vince and Sharjeel opening. चलें इमरान भाई। अच्छा इमरान भाई, 2-3 क्वेश्चंस और हैं, बस उसके बाद उसको वाइंड अप करते हैं। अच्छा, एक तो मैं ये पूछना चाह रहा था, जो थोड़ा सा मेरे हमेशा से ध्यान में था, कि अगर फर्ज करें कोई प्लेयर हमारे पास आता है, लॉक्ड इन होता है, और एंड द 11th आवर वो किसी अपनी रीजन की वजह से, या क्योंकि कुछ हमने ये भी देखा है कि जैसे कि अभी हमारी बात, जो कि रियलिटी भी है, कि क्योंकि जितनी देयर आर मेनी मेनी लीग गोइंग ऑन अराउंड, जो उनको ज्यादा मेरे ख्याल में ऑफर करके वो एंड टाइम पे वो कर लेते हैं। इज देयर एनी कोई हमारे पास कोई पीसीबी में पहले कोई ऐसी कोई चीज थी कि जब हम कोई लीगल एक्शन ले सकें, अगर या फिर ना भी हो तो इन फ्यूचर हम कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज बना सकें कि उनको हम कंसीडर ना करें, या अगर करें भी तो कुछ कमिटमेंट्स ले लें, कोई ऐसी कोई चीज, मतलब मुझे इसका मुझे प्रोसेस बता दीजिएगा। दूसरा, आपने होस्टिंग भी की है, और बहुत कम लोगों को, मतलब ये कि बहुत ज्यादा, हमेशा हमें, मुझे तो खैर बहुत पसंद आया, क्योंकि आपकी ये होस्टिंग जो है ना, वो एक हमेशा से मेंबर, वो कोई एक अच्छा आपका कोई मेमोरेबल के ड्राफ्ट में, या कोई ऐसा मेमोरेबल मूवमेंट उसका, वो भी मुझे बता दीजिएगा। और तीसरा ये कि अब आपको लगता है कि जो ऑक्शन की जो बातें हो रही थी पहले, रमीज राजा थे, उन्होंने काफी ज्यादा पुश किया है टीम्स को कि हम ऑक्शन के ऊपर जाएं और ड्राफ्ट सिस्टम से उसमें हटके, क्योंकि जैसे कि भी आपने बात की, कम्पिटिटिव एक वो होती जा रही है, और हम दूसरे नंबर से उठ के अब छठे नंबर पे आ गए हैं। तो मेरे ख्याल में एक ड्राफ्ट, इट कुड बी ऑक्शन, इट कुड बी अनदर एक, जिसको हम एड्रेस करें तो एक अट्रैक्शन बड़े प्लेयर्स के अंदर लेके आ सकें, तो जिससे हम आगे जाके कोई बेहतरी आ सके। तो इसमें जरा मुझे कीजिएगा तीनों इसमें आंसर। मुझे आपने 3 बड़े डाइवर्स सवाल पूछे, मैं भूल जाऊंगा, तो मैं एक अच्छा, एक करके पहला जवाब पहले देने से की चलते हैं, कोशिश हाँ करता हूँ। ठीक है, ठीक है। पहला सवाल ही भूल गया, पहला सवाल बताएं। पहला वही था कि अगर जो प्लेयर एट द 11th आवर ऑप्ट आउट करें, ओके, उसकी कोई स्ट्रेटजी। गॉट इट। देखिए, जो भी प्लेयर पूल में आते हैं ना, वो एक प्री ड्राफ्ट एग्रीमेंट साइन करके पूल में आते हैं। तो अगर कोई प्लेयर किसी जाती वजह की बिना पे आगे ना खेल पाए, तो कोई, मेरे नज़दीक कोई लीगल एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो प्लेयर अपने चांसेस ऑफ गेटिंग पिक्ड, अगर वो फ्लिम्जी रीज़न होगी, या वो आप कह लें कि गलत रीज़न होगी, तो वो प्लेयर अपने चांसेस ऑफ गेटिंग पिक्ड इन फ्यूचर पीएसएल एडिशंस खुद ही जेपरडाइज कर देगा। अगर वो लेजिटिमेट रीज़न होगी, किसी को इंजरी है, किसी की कोई फैमिली का इशू है, तो फिर वो प्लेयर नहीं आएगा।
तो ऐसी चीजें चलती हैं लीग क्रिकेट में। आई थिंक प्लेयर्स साइन करते हैं फिर नहीं होते अवेलेबल। आजकल के दौर में खास तौर पे कोविड बबल फटीग जो प्लेयर्स को एक्सपीरियंस हुई, तो कई प्लेयर्स ने आईपीएल से बैकआउट किया, कई प्लेयर्स ने बिग बैश से बैकआउट किया, कई प्लेयर्स ने 100 से बैकआउट किया। तो आई डोंट थिंक इसके ऊपर कोई ऐसी चीज की जरूरत है, बट इन टर्म्स ऑफ आंसरिंग योर क्वेश्चन, इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन दैट टेक्स प्लेस आफ्टर विच अ प्लेयर इज कंसिडर्ड टू बी रजिस्टर्ड फॉर द पीएसएल। ऐसे नहीं होता है कि लोगों के व्हाट्सएप मैसेज आ गए और कॉल आ गई और उसका नाम अनाउंस हो गया। वो पूरा प्रोसेस फॉलो होता है, सबमिशन होती है, वो ट्रैक होती है, कंफर्म होती है, एंड देन दोज नेम्स आर अनाउंस्ड। तो ये है पहले सवाल का जवाब। अब आप मुझसे अपना दूसरा दूसरा सवाल पूछें। दूसरा वो होस्टिंग का मैंने कहा था, क्योंकि आपने होस्टिंग भी की हुई है, तो कोई मेमोरेबल आपका ऐसा मोमेंट, क्योंकि आपने 2-3 सीजन्स को कंटिन्यूसली होस्ट किया है, और वैसे तो आप स्टार्टिंग से इन्वॉल्व थे फ्रॉम बैक स्टेज भी इवन के, तो उसका कोई ऐसा कोई अगर आपका मेमोरेबल हो। होस्टिंग का मेमोरेबल, आई थिंक सारे ड्राफ्ट अल्हम्दुलिल्लाह ठीक थे। जो मेमोरेबल ड्राफ्ट इटसेल्फ है वो पहले वाला था, बिकॉज उसमें आई वाज पार्ट ऑफ द टीम दैट वाज डायरेक्टिंग द शो। तो मैं पूरे 2 दिन हेडसेट लगा के टेक्निकल डेस्क के ऊपर खड़ा रहता था, आई वाज बिहाइंड द कैमरा। और तब तो चीज़ें बहुत अनस्ट्रक्चर्ड थी, बहुत सारी चीज़ें आखिरी दिन हुई कि ओबी मंगवा लो, कवर करके चैनल्स को दे देंगे, इस किस्म की चीज़ें। But I think now that it's done very, very professionally. But I enjoyed hosting as well. I think वो होता था ना कि सब कुछ काम हो जाता था मेरे माइंड में जब मैं होस्ट कर रहा होता था। तो वो मजे का टाइम था। आई एंजॉयड दैट। आपका तीसरा सवाल था ऑक्शन से रिलेटेड। देखिए, आपने चैलेंज खुद ही बताया, चैलेंज है पैसे ज्यादा देना, ठीक है? तो ऑक्शन से वेल्थ तो नहीं क्रिएट हो जाएगी। अगर आपके पास $1,000,000 है देने को, तो ऑक्शन करने से वो $1,000,000 $2,000,000 तो नहीं बन जाएंगे ना। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो एग्रीड ये जो एग्रीड, क्योंकि लिंक आपका जो टोटल क्रिएट पर्स किया है वो गया था उतना ही ना, रहेगा। तो ये जो लिंक क्रिएट किया गया था ना, अनफॉर्चुनेटली मैंने इसके ऊपर एक लिखा भी था कि आपका चैलेंज ही जी मुख्तलिफ है, बिल्कुल। आप अपने चैलेंज को अप्रोच मुख्तलिफ तरीके से कर रहे हैं। आपको अगर ये लग रहा है कि ऑक्शन होगा तो ऑटोमेटिकली कोई $10 million क्रिएट हो जाएंगे, वो नहीं होगा। फ्रेंचाइजेस की तरफ से फिर भी वही प्रेशर आएगा कि यार, हमारी एबिलिटी टू मेक रेवेन्यू कैप्ड है, हमारा डॉलर एक्सपेंस बढ़ता जा रहा है और डॉलर मजीद महंगा होता जा रहा है। तो आप एक सर्कुलर डेट के अंदर घुसते जा रहे हैं, सर्कुलर डेट तो नहीं, सर्कुलर आर्ग्यूमेंट में घुसते जा रहे हैं कि ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो ये हो जाएगा। तो मुझे ऐसे लगता है कि ऑक्शन सोल्यूशन नहीं है। हाँ, एक चीज जो मैंने पहले लिखा भी है, मैं दोबारा कह भी देता हूँ। आप चैलेंज आइडेंटिफाई करें। चैलेंज ये है कि खिलाड़ियों को लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी चाहिए, खास तौर पे उन खिलाड़ियों को जो शायद अब होंगे 33 साल, 34 साल, 35 साल के, जिनको पता है कि दे कैन स्टिल प्ले लीग क्रिकेट बट दे माइट नॉट वांट टू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट, राइट? आपके पास बहुत एग्जांपल्स हैं। फाफ डुप्लेसी एक एग्जांपल है, ड्वेन ब्रावो तो चले बिल्कुल ही टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज करियर है, बट कायरन पोलार्ड एक एग्जांपल है, पिछले साल रिटायर हुए थे इंटरनेशनल क्रिकेट से। ट्रेंट बोल्ट ने अभी अपना न्यूजीलैंड का कॉन्ट्रैक्ट अभी छोड़ दिया है। डेविड वार्नर जो है वो मोस्ट लाइकली एट सम स्टेज नहीं खेलेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट, राइट? आंद्रे रसल इन वेस्ट इंडीज की नेशनल टीम का हिस्सा नहीं है। तो आई थिंक द स्ट्रैटेजी नीड्स टू बी ऑफरिंग लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी टू दीज प्लेयर्स, राइट? और वो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी कैसे मिल सकती है? वो मेरे नजदीक ऐसे मिल सकती है कि पीसीबी जाके इन प्लेयर्स को 2 ईयर 3 ईयर डील्स पे साइन करे, राइट? एंड वो जो मार्की प्लेयर्स की ऑफरिंग है वो बढ़ सकती है। मार्की प्लेयर्स की ऑफरिंग बिग बैश में आपने देखा होगा कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया रिकग्नाइज द फैक्ट कि वी नीड मार्की प्लेयर्स फॉर द लीग टू ग्रो इट्स वैल्यू, and they start making contributions towards that end. So maybe that is a solution that can be explored in the years to come. क्योंकि आगे ये क्लैश और दूसरी लीग्स का प्रेशर आपके ऊपर मेरे ख्याल से बढ़ता रहेगा। तो to sum up, the solution is not in switching from a draft to an auction, because an auction does not automatically create wealth for you to distribute to these foreign players. The solution is in finding some sort of balance and offering players some mid to long term security and signing them on for multiple years by
the PCB, not by the franchise. Franchise को तो नहीं पता ना अगले साल उसकी क्या कॉम्बिनेशन होगी, बट उस मार्की प्लेयर को पता है कि यार मैं खेलूंगा PSL, तो मेरी डील इज डन. And I think that's a conversation that we need to have as a league. अच्छा, आखिरी बस एक चलें क्वेश्चन है कि जो रिवर्स ऑर्डर पिक है वो आपको नहीं लगता कि ज्यादा फेयर है जो रेंडमाइजर हम यूज करते हैं? क्योंकि कई दफा टीम्स की कुछ इस मामले में वो आई हैं कि जी जो ये रेंडमाइजर यूज होता है कि जी हमारे जो पिक ऑर्डर हैं वो उस तरीके से नहीं आ पा रहे क्योंकि देखिए, रैंडमाइजर को आप बेहतर कर सकते हैं. कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है. 18 से 20 राउंड्स हैं, आपने वेटेड एवरेज असाइन कर दिया है. रिवर्स ऑर्डर की अपनी मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक ये है. आप PSL की क्वालिटी ऑफ कंपटीशन देखें कि 28वें 29वें मैच में जाके डिटरमिन होती हैं टॉप 4 टीम्स. तो क्या ये हम तो ये है। कह रहे हैं कि जो टीम छठी आई है वो पहली टीम से बहुत रेडिकली गंदी टीम है? Multan Sultans, I think the first season that they played, they won the first 5 games, if I'm not wrong, or the first 4 games, and then they failed to qualify, right? So वो एक मैच का मार्जिन है या एक ओवर का मार्जिन है. तो मुझे ऐसे लगता है कि परफॉर्मेंस बेस्ड ऑर्डर जो है वो शायद उतना रिफ्लेक्टिव नहीं होता. ऐसा नहीं है कि उस टीम को ज्यादा जरूरत है और दूसरी टीम को कम जरूरत है किसी नए खिलाड़ी की, क्योंकि एक टीम जिस साल जीतती है हो सकता है अगले साल उसके पास वो प्लेयर्स ही अवेलेबल ना हो, बिकॉज आपकी लीग 30-40 दिनों पर मुश्तमिल होती है. आपकी लीग साल भर की तो नहीं होती ना कि प्लेयर्स ने जी अगले साल की भी प्लानिंग आपके साथ की होगी. तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है. रैंडमाइजर के अंदर जो भी ड्रॉबैक है उसको मेरे ख्याल से मजीद इम्प्रूव किया जा सकता है. इमरान भाई, फर्स्ट ऑल तो थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया. एंड उमर भाई, थैंक्स टू यू एज वेल. एंड हमारे साथ वकास भाई भी थे. एंड किंग्स के भी जो फैंस है उनकी भी क्वेरीज इमरान भाई ने बता दी हैं. ओवरऑल PCB एंड PSL से रिलेटेड भी जो सवाल थे, आई होप एवरी फैंस query is cleared now. So Imran bhai, thanks again, and it was great to कोई have जी you on the show. And इमरान भाई कोई क्लोजिंग रिमार्क्स भी दे keep दीजिएगा अगर कोई subscribing. आप मैसेज देना चाहें. जी बस आप जी सबका इमरान आप भाई, सबका आप सबका बहुत शुक्रिया. थैंक यू फॉर हैविंग मी. और खुश रहें और इसी तरह अच्छा अच्छा कंटेंट देते रहें लोगों को. एंड वेरी एक्साइटेड फॉर PSL. थैंक यू. थैंक यू सो मच इमरान भाई, बहुत थैंक यू सो मच चलें फॉर कमिंग इसको ऑन टू यहाँ द शो. वाइंड अप करते हैं. जज़ाकल्लाह. थैंक यू. So guys, keep subscribing क्रिकेट दीवाने YouTube चैनल. इंशाल्लाह फिर नए शो से मैं मुलाकात आपसे होगी. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज़ उमर थैंक भाई. यू.